राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश की यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा। मेरे ख्याल से 3,500 किलोमीटर की वो जो यात्रा थी। तो ऐसा कुछ आपको कुछ प्यार मोहब्बत में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? प्यार मोहब्बत वाला उसके ऊपर ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। बाद मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी से भी आपको ऑफर आए होंगे। बीजेपी से भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, आम आदमी पार्टी से भी मुझे कई लोगों ने कांटेक्ट किया था, बीजेपी पार्टी के कई बड़े लीडर्स ने भी मुझे कॉल किया था, ज्वाइन करने के लिए मुझे बोला था। मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जो हम अभी हैं उससे हम खुश नहीं हैं, हम कल कुछ और बनना चाहते हैं। राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश की यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा। मेरे ख्याल से 3,500 किलोमीटर की वो जो यात्रा थी। तो मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हमें मौका मिलेगा। इसका मकसद था कि हम लोगों को सुने। कैप मफलर हम लोग लगा के चल रहे थे और राहुल जी टी शर्ट में चल रहे थे। हमें रास्ते में एक संत भी मिले थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जो आप पहले दिन रहोगे वो लास्ट दिन नहीं रहोगे। जो ये सूरज है ना, तपता सूरज, ये आपके सारे अहंकार को जला देगा। जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं करण महाराज जी, वो आज तक डोईवाला में उनकी कोई बैठक नहीं हुई, डोईवाला में वो कभी आए नहीं है, या आपने उनको नहीं कभी आमंत्रित किया, या उन्होंने यहाँ पे आना जरूरी नहीं समझा। मुझे भी बुरा लगा। मेरी मदर को पैनिक अटैक आया, मेरे फादर को कई दिन तक झटका लगा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। तो ये तो किसी ने आके नहीं देखा, ये किसी सीनियर लीडर्स ने आके नहीं देखा। जो नौजवान तबका है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, तो आप किस तरह से कौन कौन से मुद्दों को लेकर के आप जाना चाहते हैं नौजवान लोगों के पास, या आपको क्या कहना है उन्हें? हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैफ रज़ाक है और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना नया पॉडकास्ट द कैफ शो। और आज हमारे मेहमान हैं, पहले मेहमान जो हैं वो बहुत ही ख़ास इंसान हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, कांग्रेस पार्टी के अभी कांग्रेस जिला कांग्रेस परवादून के जिलाध्यक्ष फिर से बने हैं। और हमारे बीच में आज हमारा सौभाग्य की बात है कि मोहित भाई जो हैं बीच में आए हैं। आपका स्वागत करते हैं मोहित उनियाल जी। थैंक यू, धन्यवाद। मोहित उनियाल जी, आपको हमने बचपन से देखा है कि आप किस तरह से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, और आप खाली कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी में आप हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो आपका जो सामाजिक जीवन है, शुरू से बचपन से आपका कैसे इस तरफ रुख हुआ कि भाई समाज में मुझे कुछ करना है या पॉलिटिक्स में जाना है? क्या आपका कोई ऐसा प्लान था या कोई ऐसी एस्पिरेशंस थी कि भाई मुझे पॉलिटिक्स में जाना है बचपन से? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ कैफ शो में अपनी बात रखने का। तो और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शुरुआत की। मेरा ये डोईवाला होम टाउन है, यहीं मेरा जन्म हुआ और यहीं मैंने पढ़ाई करी। नर्सरी से 8 तक डोईवाला मेलविन जोन्स स्कूल में मैं पढ़ा, और उसके बाद देहरादून में 9 to 12 दून कैम्ब्रिज स्कूल रेस कोर्स में, और बाकी की जो ग्रेजुएशन पीजी एमकॉम मैंने किया डीएवी कॉलेज से। तो जब डीएवी कॉलेज में मैं पहुंचा लगभग 2001 के आसपास, तो वहाँ छात्र राजनीति चारों ओर थी। तो जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो नए लोगों से मिलते हैं, और छात्र नेता थे जिनके बड़े बड़े नाम थे, तो उनके साथ मिलने का मौका मिला। और तब ये डोईवाला में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, तो यहाँ से भी सब स्टूडेंट्स वहीं जाते थे। सबसे बड़ा एक ये डिग्री कॉलेज हुआ करता था उस समय पे। तो वहाँ की छात्र राजनीति में इंटरेस्ट रहा मेरा शुरू से। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, सिर्फ छात्र राजनीति में। तो हमने कई, जैसे वहाँ जनरल सेक्रेटरी पे जो इलेक्शन लड़ते हैं, प्रेसिडेंट पे लड़ते हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते थे। तो वहीं से एक शुरुआत हुई। और कांग्रेस से जो मेरा जुड़ाव है, क्योंकि मेरे फादर, मेरे दादाजी, सब लोग, मेरे फादर नागल ज्वालापुर में ग्राम प्रधान रहे, दादाजी वहाँ सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे, और किसान हैं उस क्षेत्र के, दूधली क्षेत्र के गन्ना किसान हम लोग रहे हैं। गन्ना किसान, गेहूँ चावल हम लोग लगाते हैं वहाँ। तो बचपन से कांग्रेस के झंडे हमने देखे हैं घर पे। कभी पापा के साथ मीटिंग्स में जाता था, कभी गन्ना समिति की बैठक होती थी, उसमें मैं उनके साथ बजाज चेतक में बैठ के जाता था। तो थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें हैं मेरी, क्योंकि कांग्रेस के बैचेस हम घर पे देखते थे। तो बचपन से था कि हाँ, कांग्रेस कुछ है। तो जब छात्र राजनीति की शुरुआत वहाँ से हुई, और उसके बाद कुछ साथी हैं हमारे, उन्होंने बोला कि एनएसयूआई एक संगठन है, कांग्रेस का छात्र संगठन है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, तो उसमें आप जुड़ो। तो उसमें मेरी पहली शुरुआत एनएसयूआई से कांग्रेस में हुई। तो आपका दरवाज़ा एनएसयूआई रहा है कांग्रेस में आने के लिए। जी। आपने अभी बात की अपने कॉलेज के दिनों की, तो किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है? एमकॉम किया है, कॉमर्स से? हाँ, मैंने कॉमर्स। एक्चुअल मैं एवरेज स्टूडेंट था,
ठीक है। मैं दून कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी और 9th में पहली बार वहाँ कॉमर्स स्टार्ट हुआ था, तो मैं 9th क्लास में ही कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था। फिज़िक्स बायोलॉजी मेरे कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि अब लगता है, अब इंटरेस्ट है चीज़ों को पढ़ने का, जानने का, मगर उस समय इतना इंटरेस्ट नहीं था। एवरेज स्टूडेंट थे, पास हो जाते थे। डीएवी कॉलेज, तो मैंने भी डीएवी कॉलेज से ही किया है, लॉ अपना कंप्लीट। और क्या कोई ऐसी यादें हैं, कोई ऐसा मोमेंट है जो आप याद करते हो अपने कॉलेज के दिनों की, पॉलिटिक्स से अलावा? पॉलिटिक्स के अलावा देखिए, अब जैसे अभी तो गाड़ी है हमारे पास, 4 व्हीलर है, हम सब इतना आसान हो चुका है अभी, मगर उस समय जब हम देहरादून जाते थे, जब मैं स्कूल भी जाता था, तो डोवेला चौक पे हम लोग खड़े होते थे सुबह। ट्रैकर चलते थे यहाँ से, विक्रम चलते थे, जब विक्रम में 8-8 लोग जब बैठते थे तो उसमें हम लोग जाते थे। स्कूल भी जब मैं जाता था तो वहाँ से धर्मपुर चौक तक हम जाते थे, और वहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर की पद यात्रा हमारी होती थी स्कूल के लिए, और सारा ग्रुप एक साथ चलता था। और वहीं से, स्कूल से ही हमारे ट्यूशन जब हम लोगों की थी, अकाउंट्स के हमारे टीचर थे गुप्ता सर, हमारे क्लास टीचर थे। तो राजा रोड पे हम लोग वहाँ से पैदल, रेस कोर्स से लेकर राजा रोड तक हम लोग कई बार पैदल जाते थे। और ये आपका प्रिंस चौक से लेकर डीएवी तक भी कई पदयात्राएं हमने करी हैं। उस समय पता नहीं चलता था जी कि अब तो हमारा ऐसा हो गया कि हमें थोड़ी दूर भी जाना है, या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चाहिए, तो तब पैदल बहुत कई किलोमीटर तक हम लोग पैदल चल जाते थे। और डीएवी कॉलेज में काफ़ी यादें हैं, छात्र संघ चुनाव की बहुत यादें हैं। डीएवी कॉलेज में हम लोग पूरा दिन बैठते थे, सामने चाय की दुकान है, वहाँ बहुत समय हम लोगों ने बिताया। कई स्टूडेंट लीडर उस टाइम, जावेद भाई की पॉलिटिक्स थी, अन्ना भाई था, अनिल रावत, और विक्रांत भाई, रिंकू भाई, ये मेरे सामने चुनाव लड़े थे उस समय, जब सेक्रेटरी का चुनाव लड़े थे। तो वो लोग आते थे डोईवाला कि भाई यहाँ से बसेस जानी है, आप थोड़ी मदद कीजिए। तो वो सब यादें हम लोगों की हैं वहाँ से। भैया जैसे आजकल हम देखते हैं, आजकल की जो जेनजी जनरेशन है जी, वो, उनकी यादें अगर हम उनसे पूछें या उनका एक्सपीरियंस हम पूछें कॉलेज का, तो एक अलग एक्सपीरियंस वो बताएंगे कि भाई हम मूवीज़ देखने जाते हैं, या हमने बंक कर लिया, या मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, या मुझे उससे प्यार हो गया था पहला। तो ऐसा कुछ आपको, कुछ प्यार मोहब्बत में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? प्यार मोहब्बत वाला तो देखिए, दोस्त बहुत रहे जी, ठीक है, गर्ल्स भी रही, बॉयज़ भी रहे, दोस्त बहुत रहे, मगर उस समय मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि इस तरीके की चीज़ों में हम थे। हाँ, मूवीज़ देखने बहुत जाते थे। तब हमारा नटराज हॉल था, प्रभात सिनेमा था, अब तो प्रभात सिनेमा नहीं है उस जगह, नटराज अभी भी है। मुझे पहले का जो देहरादून था, पहले शहर का, जो हमने किताबों में पढ़ा है ना, रस्किन बॉन्ड की, और भी मूवीज़ में देखा है, या बड़े जो लोग हैं उनसे हम सुनते आ रहे हैं कि उसमें और आज के देहरादून में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। तो आपको क्या लगता है, मतलब पहले की क्या फीलिंग थी? पहले की सड़कें, खुली सड़कें थी, गाड़ियाँ कम थी, शुद्ध हवा थी। शुद्ध हवा थी। देखिए, शुद्ध हवा अभी भी है, ऐसा नहीं है। अगर दिल्ली आप जाओगे, आज तो इतना पॉल्यूशन है, आप रह नहीं सकते वहाँ। देहरादून फिर भी आज अच्छा है, मगर क्या है कि जब 2000 में राजधानी बना, उत्तराखंड स्टेट अलग बना, राजधानी बना, फिर लोग बाहर से आए, ऑफिसर्स आए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। उस समय खाली सड़कें थी, इतने बैंक्स नहीं थे, इतने ATMs नहीं थे, इतने मॉल्स तो था ही नहीं। देखिए, आज जो पिक्चर हॉल का अगर आज की जनरेशन जेन जी को बोलेंगे तो वो तो क्या सोचेंगे कि एक मॉल के अंदर एक PVR है, जी, उसको सोचेंगे। मगर आज नटराज हॉल है। अगर जेन जी जानना चाहती है कि उस समय क्या था, तो नटराज हॉल जाके वो देख सकते हैं, क्योंकि प्रभात सिनेमा आज नहीं रहा, कनक आज नहीं रहा, कई अभी धीरे धीरे सब बंद हो रहा है। तो एक मॉल के अंदर सिनेमा पूरा सिमट गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी कैपिटलिज्म की एक निशानी है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपने बड़े बड़े मॉल सेटअप कर रही हैं, इसमें वो हॉल्स भी रखते हैं, और भी तरह तरह की शॉप्स रखते हैं, और जो लोकल मार्केट है, जो लोग पहले से इस चीज़ में है, या जो लोकल शॉप चला रहे हैं, या आड़ती का सामान कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो उनका जो बिजनेस है वो कम हो रहा है। बिल्कुल है। देखिए, मॉल सिस्टम जो आ गया, एक तो विंडो शॉपिंग है जी, आपको AC मिल रहा है, आपको एक ही उस बिल्डिंग के अंदर सब कुछ मिल जाता है, और महंगा ज़रूर है, महंगा बहुत है। और मगर आज भी जब हम पलटन बाज़ार घूमते हैं तो पुरानी यादें हमारी ताज़ा होती हैं। पलटन बाज़ार जो घूमने का मज़ा, वो आज भी उतना ही है। तिब्बती मार्केट, इंदिरा मार्केट, क्योंकि उस समय हमारी मार्केट ही होती थी, पलटन बाज़ार,
तिब्बती मार्केट, इंदिरा मार्केट से हमें जैकेट्स खरीदनी है, जीन्स खरीदनी है, टी शर्ट खरीदनी है, तो वहीं हम लोग जाते थे। आज हम मॉल्स में जाते हैं। जी जी। बाहर तो पलटन बाजार में या तिब्बती मार्केट, इंदिरा मार्केट में तो हम लोग बार्गेन करते थे, मॉल्स में तो आप बार्गेन भी नहीं कर सकते हैं। जो टैग लगा है उसने आपको पैसे देने ही देने हैं। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म तो है ही है। और देहरादून शहर में क्या हुआ कि बाहर के लोग, दिल्ली, मुंबई, दूसरे स्टेट्स के लोगों ने आके यहाँ बिजनेस में कैप्चर किया है। अगर आप यहाँ बड़े मॉल्स देखेंगे, बड़े अपार्टमेंट्स देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ देखेंगे, तो ज़्यादातर उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं जिन्होंने यहाँ सेटअप किया है आके। और जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का युवा है, उसको रोज़गार के लिए अपने प्रदेश से बाहर भटकना पड़ रहा है। आज उत्तराखंड में पलायन हो रहा है जी। आप देखिए कि इतनी स्पीड से हमारे स्टेट में पलायन हो रहा है। इसको हम पहाड़ी राज्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, आज पहाड़ी राज्य हम लोगों का है, मगर जॉब्स नहीं है। तो आज भी हम, जो यहाँ का युवा है, उसको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। कोई होटल में जॉब कर रहा है। मैं तो पूरे देश घूमा हूँ। मैं किसी साउथ तक भी अगर मैं गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट तक भी गया हूँ, तो वहाँ भी उत्तराखंड का हमें युवा मिला है किसी होटल में काम करता हुआ। तो होटल और आर्मी दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आज भी उत्तराखंड का युवा का इंटरेस्ट रहता है। और मजबूरी है, देखिए परिवार से दूर कौन जाना चाहता है। भैया, इसमें आपने अभी पलायन की बात की, और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि दो तरह के पलायन उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। एक, जो पर्वतीय क्षेत्रों से लोग मैदान की तरफ आ रहे हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली देहरादून की तरफ, देहरादून शहर में आ रहे हैं। दूसरा पलायन ये भी है कि जो बाहर के लोग, यानी कि यूपी के कुछ कस्बों के लोग देहरादून की तरफ आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं अपने काम कारोबार के लिए, बिजनेसेस के लिए। तो ये दो तरह के पलायन मुझे लगता है देखने को मिल रहे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है और इसको कैसे रोका जाना चाहिए? एक चीज़ ये बोली जाती है ना कि पहाड़ के लोग हैं वो देहरादून में आ रहे हैं, या गढ़वाल के देहरादून में आ रहे हैं, कुमाऊँ के हल्द्वानी में आ रहे हैं, तो वो अपने गांव में क्यों नहीं रहते हैं? उनके यहाँ सुविधाएं नहीं हैं। देखिए, मजबूरी ही होती है जब आदमी अपना घर छोड़ता है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। हम कई माताओं से, बहनों से मिलते हैं, जब यादें उनकी गांव की होती है, क्योंकि हमने देखा है ये उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य है कि प्रेग्नेंट महिला को पहाड़ में 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के मेन रोड तक आना पड़ता है। आज की स्थिति, ये 2025 में हम लोग हैं, मगर आज की भी स्थिति यही है हमारे उत्तराखंड की कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। पहाड़ में हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, बड़े कॉलेजेस, बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। तो कोई भी पेरेंट चाहेगा कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मिले, तो उसके लिए उसको देहरादून की और हिमालयन हॉस्पिटल या मैक्स जैसे हॉस्पिटलों में, जहाँ इतना खर्चा उसका होता है, तो उसकी मजबूरी है। और उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जो पलायन की वजह से घोस्ट विलेज जिनको हम बोलते हैं, जो गांव पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। मैं आपको कहीं चमोली, चंपावत या रुद्रप्रयाग की बात नहीं बता रहा हूँ। आप डोईवाला विधानसभा, नरेंद्र नगर विधानसभा से लगता है यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर मेरे साथ चलिए, आपको घोस्ट विलेज दिखा दूंगा जहाँ एक आदमी नहीं है उस विलेज में, जो ख़त्म हो चुका है। और कई ऐसे विलेज हैं जहाँ सिर्फ बुजुर्ग बच गए हैं। दूसरा जो आप बोल रहे हैं, दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, पैसा बहुत है लोगों के पास दूसरे स्टेट्स में, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, तो उन लोगों को यहाँ अवसर दिखा, उनको टूरिज़्म का अवसर दिखा, वो उत्तराखंड आते हैं। यहाँ आप देखिए डोईवाला में अगर आप जाइए, थोड़ा सा एयरपोर्ट से, थानों से ऊपर जाइए, तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं जी, क्योंकि उसमें उनको सरकार की तरफ से मदद मिलती है। पहाड़ में अगर यूनिवर्सिटी सेटअप करते हैं तो आपको कम ज़मीन चाहिए और आपको मदद बहुत मिलती है। मगर जो यहाँ का व्यक्ति है, जिसकी वो ज़मीन रही होगी, उसकी मजबूरी है, उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी बाहर के लोगों को। अब बाहर के लोग वहाँ इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, वहाँ रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं जिनकी ज़मीनें थी, वो उन जगहों पर काम कर रहे हैं, वो उन रिजॉर्ट्स में काम कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था। होम स्टे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सरकार का, कि आप अपना घर का रिनोवेट करके उसमें आप टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, मगर उस पर भी जितनी मदद मिलनी चाहिए, आप अधिकारियों के धक्के खाते रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। करप्शन इतना है कि कुछ भी आपको काम करना है, आपको टूरिज़्म से रिलेटेड काम करना है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड काम करना है, आपको हेल्थ से रिलेटेड काम करना है, तो सबसे पहले आपके सामने भ्रष्टाचारी लोग खड़े होंगे, जिनको पैसा नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा। तो ये स्थिति आज भी हमारे स्टेट की है। भैया, काफ़ी सुना जाता है बीजेपी के लोगों की तरफ से, बड़े बड़े नेता भी ये बात बोलते हुए नजर आए हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
नहीं, डेमोग्राफी किस वे में आप बोल रहे हैं, कैसे? मतलब पॉपुलेशन में जो है बाहर के लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में, आप एक कुछ चीज़ देखिए ना, जो है ये जो है धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं लोगों को, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रही है उत्तराखंड की। आप एक चीज़ देखिए कि संविधान में क्या लिखा है देश के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है? तो हम भारत के लोग कहीं भी जा सकते हैं, उसमें हम ये नहीं बोलते हैं कि उत्तराखंड में कोई क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे लोग भी तो बाहर जा रहे हैं जी। हमारे लोग भी पूरे देश में फैले हुए हैं अलग अलग, और नेशनल लेवल पे नहीं, उत्तराखंड के लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी होटल इंडस्ट्री में और दूसरे बिजनेस में, ऑस्ट्रेलिया तक, अमेरिका तक मैं जानता हूं कि जो लोग, दुबई तक जो लोग बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनका स्वागत है, ठीक है ना? और सबको देखिए आपसी भाईचारे के साथ रहना होगा। तो जो आज कंडीशन खड़ी हो रही है, देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर ये चीज़ों में आती है तो ये पॉलिटिक्स की वजह से आती है जी, जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये सब चीज़ें आती हैं। नहीं तो लोगों में प्यार मोहब्बत है, लोग तो आराम से रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। अभी जैसे हमने असेंबली में देखा ये बहस हुई किशोर उपाध्याय जी और शहजाद जी के बीच में जी, कि भाई पहाड़ी वर्सेस मैदान, मैदान वर्सेस, मतलब उत्तराखंड को इन्होंने दो चीज़ों में बांट दिया कि भाई पहाड़ और मैदान। जबकि मुझे लगता है कि भाई उत्तराखंड में जब उत्तराखंड को अलग करने की मांग हुई, बेशक ये एक पर्वतीय राज्य था, लेकिन पर्वत के साथ साथ जो जहाँ पे रिसोर्सेज थी, जहाँ पे एग्रीकल्चर था, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो एक स्टेट को चाहिए होती है सेल्फ रिलायंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, इसलिए वो जो मैदानी क्षेत्र है वो उत्तराखंड के साथ जोड़ा गया। अगर वो ना होता, सिर्फ पर्वत ही होते, तो ये लोग अपना मतलब जो स्टेट है वो सेल्फ रिलायंट कैसे होता है एग्रीकल्चर में या और बहुत सारी रिसोर्सेज में। तो इस तरह से हम एक उत्तराखंडी होकर के हम लोगों को रहना चाहिए कि हम सब लोग उत्तराखंडी हैं। क्यों हमारे नेता या क्यों हमारा यूथ भी आज इस बेकार की बहस में फंस गया है कि यार वो तो पहाड़ी नहीं है, या हम मैदानी हैं, या हम कुमाऊनी हैं, हम गढ़वाली हैं, हम जौनसार के लोग हैं। क्यों ये जो बंटवारा हो रहा है आपस में। और सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि नेताओं का तो काम है ये सब करना अपनी रोटियां सेकने के लिए, लेकिन हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां हैं, वो इन बातों में फंस रहे हैं। उनको आप, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आपकी बात बिल्कुल सही है जी, कि जो ये पहाड़ी मैदानी जो चीज़ की जा रही है कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से हो रही है, ठीक है? क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं वो सब पहाड़ में रह रहे हैं ना, एक पहाड़ी राज्य है, और मेरा बिल्कुल ये मानना है कि सब एक ही हैं हम लोग, बिल्कुल। और ये जो भावनाएं लोगों के अंदर पैदा कर दी जा रही हैं कि कोई प्लेन का है, कोई पहाड़ का है। देखिए तराई में भी लोगों ने बहुत संघर्ष किया जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ। जितना मुझे, तो मैं उस समय बहुत छोटा था, मुझे उस आंदोलन में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मगर जितना हमने सुना है कि जो तराई के जितने लोग हैं सब उत्तराखंड की तो मांग कर रहे थे ना सब लोग। बिल्कुल। और ये जो पॉलिटिक्स का खेल है सिर्फ इस पे, ये जो फालतू की बहस है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे लोगों के बीच में जो भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही हैं, गलत राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। आज भी अगर आम लोगों के बीच में जाएंगे तो खुशहाली है, लोग इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है, जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। और दुख होता है कि हमारे उत्तराखंड की विधानसभा में अगर ऐसे इश्यूज उठते हैं, उत्तराखंड की विधानसभा में ऐसे इश्यूज नहीं उठने चाहिए। माननीय विधायक जी ने एक चीज़ बोली कि कई जो हमारे विधायक हैं, जो पहाड़ के विधायक हैं, वो देहरादून में आके रह रहे हैं, देहरादून में घर हैं। तो मैं उस पर भी कहना चाहूँगा, देखिए राजधानी देहरादून है तो देहरादून में घर आदमी बनाया गई, एक तो ये बात है। जब राजधानी आपने देहरादून बनाई है, राजधानी अगर गैरसैंण होगी तो घर आपका गैरसैंण में हम लोगों को, जो भी राजनेता हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो गैरसैंण में हमें घर रखना ही पड़ेगा। तो ये तो यहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री, केंद्र के जो नेता हैं, उनको तय करना होगा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी। देखिए इश्यूज़ हैं, वो तो सिर्फ चुनाव आता है, कई पार्टीज आ जाती हैं कि राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए, देहरादून हमारी स्थायी राजधानी नहीं है। दुर्भाग्य हम लोगों का है ना जी। 2000 में राज्य बना, 25वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं इस प्रदेश की। आज भी हमारे पास स्थायी राजधानी नहीं है, परमानेंट राजधानी नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी गैरसैंण है और देहरादून हमारी टेम्पररी राजधानी है। तो पहले उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और ये जो फालतू के विषय हैं,
भाई मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा, आज की यूथ है, आज का जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा समझदार है। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उनके हाथ में कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके हाथ में, और उनको ये जो ऐसी भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाती है वो यूथ उनके कब्जे में आने वाला नहीं है। बहुत समझदार है। उस यूथ को चाहिए एजुकेशन, उसको चाहिए अच्छी हेल्थ, उसको चाहिए अच्छी इंडस्ट्रीज़, उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, वो उसकी बात करना चाहता है। ये तो कुछ लोगों के पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें वो पढ़ने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि मोहित जी जो हैं, मैं आपको भाई बोल सकता हूँ? जी या? जी बिल्कुल। तो छोटे भाई मोहित भैया जो है जिला अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, परवादून जिला कांग्रेस कमेटी के, और फिर से अभी 2-3 दिन पहले फिर से इनको कांग्रेस पार्टी ने जो है जिला अध्यक्ष दोबारा से नियुक्त किया है। तो उसके लिए बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। तो इस सिलसिले में पूछना चाहता हूं कि जिला अध्यक्ष का आपका जो पहले कार्यकाल रहा है और अब फिर से आपको ये जिम्मेदारी मिली है, पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने आप दोबारा ये जिम्मेदारी दी है, तो किस तरह से आप अपने स्ट्रैटेजी को या जो आपका प्लान था, काम करने का जो स्टाइल था, उसमें उसको कुछ चेंज करना चाहेंगे या उसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहेंगे, या जैसे वो चल रहा था आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड था? जी देखिए, 2023 में आदरणीय करण मेहरा जी हमारे अध्यक्ष थे जी। तो उनकी कमेटी में मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पद पर काम करने का मौका मिला और करीब 2.5 साल हमने काम किया। मेरा एक मानना है कि ज़िला अध्यक्ष या कोई भी पद आपको मिल जाता है तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। क्या होता है ना कि हमें कोई पोस्ट मिलती है, कोई पद मिलती है तो हमारा अहम जागृत हो जाता है, हमें लगता है कि मैं कुछ और हो गया, मैं कुछ अलग हो गया दुनिया से, और जहां हम ये समझने लग जाते हैं तो फिर हम जो अपनी जड़ें हैं उससे दूर हो जाते हैं। तो जिला अध्यक्ष है या कांग्रेस है, आज हम कांग्रेस की भी अगर बात करते हैं, कांग्रेस एक संगठन है और संगठन लोगों से बनता है। एक व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कर सकता, कोई कितना कोशिश कर ले। राहुल गांधी जी हैं, आज हमारे नेता हैं, आदरणीय खड़गे जी हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं, वो अकेले क्या करेंगे जब तक पूरा संगठन, सभी लोग मिलकर ज़मीन पे काम नहीं करेंगे। तो मेरी कोशिश रही इस 2.5 साल में हमने संगठन बनाया, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई, नगर ब्लॉक्स कमेटी बनाई, मंडल कमेटी बनाई, बूथ कमेटी तक हम लोग गए। कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि बूथ कमेटी स्ट्रक्चर हमारा ठीक हो जाए। और कई चुनाव आए उस बीच में, हमारे लोकसभा चुनाव उस बीच में आया, पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव उस बीच में आए। और नगर निकाय चुनाव में मैं कहना चाहूँगा कि उसमें हमारा ऋषिकेश महानगर उसमें आता है और डोयला नगर पालिका आता है, तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं रह पाया। मुझे लगता है कि उसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। उसमें आपने उस वक्त इस्तीफे के लिए भी शायद क्योंकि दिया था कि जब ये नगर पालिका का रिजल्ट रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, तो मैंने रिज़ाइन दिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से। मगर लीडरशिप ने मुझे बुलाया, अपनी स्टेट की लीडरशिप ने, और उन लोगों ने बोला है कि ठीक है रिजल्ट गलत आया, मगर खाली डोईवाला में नहीं पूरे स्टेट में था। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और सरकार, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, उसके भी दबाव में भी अधिकारी काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट गड़बड़ हुआ है उसके पीछे एक गवर्नमेंट का दबाव भी था। क्या आप ये कह रहे हैं कि डोईवाला नगर पालिका का जो चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी कैंडिडेट जीते और कांग्रेस कैंडिडेट को पराजित हुए, उसमें कुछ सरकार की तरफ से या कुछ सरकार का कुछ प्रेशर या अंदरखानी कोई ऐसी चीज थी कि वो तो है ही ना। देखिए, सरकार का दबाव रहता ही है। अच्छा भाई, हमने ये देखा, लोकसभा चुनाव हम लोगों ने देखा, हमने कई जो इलेक्शन में गड़बड़ियां की गई, जो सामने वाले कैंडिडेट है जिसके खिलाफ अगर हम लिख के दे रहे हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं किया जाता है। ऐसी नगर पालिका चुनाव है, वोट्स में देखिए हम लोग ना, आप बोल रहे हैं कि आपको नया क्या करना है, हम लोगों को जो वोटर लिस्ट है उसका स्कैन करने की ज़रूरत है, पूरी वोटर लिस्ट का। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एजिटेशंस करते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों के शूज़ पे लड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर हम लोग काम करते हैं। मगर इस जो 2.5 साल का मेरा कार्यकाल रहा, मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को जो वोटर लिस्ट है, अपना बूथ, अगर अपना बूथ मजबूत नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा कि मैं बोलूँ हमारा बूथ मजबूत करना है, बोलने से नहीं होगा। जब तक हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, अपने बूथ उठाकर उस वोटर लिस्ट को स्कैन नहीं करते, क्योंकि हमने नगर पालिका में भी देखा कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। हम लोगों ने नेशनल लेवल से हम लोगों को कार्यक्रम दिया गया और पूरे स्टेट में जितनी नगर पालिका, नगर निगम थे और नगर पंचायतें थी, चुनाव के बाद हम लोगों ने RTIs डाली। अच्छा। मैं लच्छी वाला बूथ पे बैठा था, एक तो मेरा बूथ है आर्य कन्या बूथ,
उस पर मैं पूरा दिन बैठा था। फिर मैं लच्छी वाला बूथ गया तो हमारे सामने सामने करीब 100 से ज़्यादा लोग आए। जब वो बूथ तक पहुँचे उनको पता चला लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। और वो लोग कौन थे? वो ज़्यादातर कांग्रेस के लोग थे। तो जो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उस पर बीजेपी के और सरकार की मिलीभगत के द्वारा एक काम किया गया कि कैसे उन वोटों को काटा जाए, और हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपकी वोटर लिस्ट से आपका वोट काटा जाता है तो कोई व्यक्ति है जिसने शिकायत करी होगी जी, ठीक है, किसी व्यक्ति ने शिकायत करी होगी। अगर कोई शिकायत भी करेगा तो एक बार चिट्ठी आपके पास जरूर आएगी, एप्लीकेशन आपके पास आएगी कि भैया ये आपका वोट है, आप यहाँ नहीं रहते हो, क्या है जो भी चीज़ है। और या तो आपका जो BLO है वो आपके घर पे आएंगे, BLO आपके घर पे आएंगे, आपको सूचना देंगे या वो घूमेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमने क्वेश्चंस तैयार किए थे RTI में, और हमने चुनाव कार्यालय से हम लोगों ने ये चीज़ मांगी थी कि इतने वोट उन व्यक्ति की तरफ से, मतलब मेरी तरफ से नहीं जी, जिसका वोट कटा है, सिंगल RTI डाली गई। जो डोयाला से ये करीब 500 से ज़्यादा हम लोगों ने RTI डाली थी, उसका किसी का जवाब नहीं आया। जो हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, कि उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरा वोट किसके कहने पे काटा गया, कृपया मुझे उसकी जानकारी दे दीजिए। तो उसको टाल दिया गया नगर पालिका कार्यालय में कि आप नगर पालिका कार्यालय से जाके जानकारी ले सकते हैं। तो कई सौ लोगों का वोट कटा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। तो उस पर ट्रांसपेरेंसी रही नहीं। हमने RTI डाली है, उसका जवाब हमें नहीं मिला। तो गड़बड़ तो हुई है। ऐसा ही नहीं है कि कांग्रेस की इतनी कम सीटें आई हैं, सिर्फ डोयाला ही नहीं पूरे स्टेट में। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि नगर निकाय चुनाव जो हुए, नगर पालिका के चुनाव, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, उसी वजह से मतलब हार मिली हम लोगों को या आप लोगों को, जो भी हुआ। और फिर आपने कहा कि जो है जब ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी के लोग जीत करके आए। तो ऐसा क्यों है कि बीजेपी ने सिर्फ नगर निकाय के चुनाव में ही जो भी मतलब बैक फुट पे रह करके जो काम किया आपकी पार्टी को हराने के लिए, जो प्रेशर किया, वो प्रेशर ग्राम पंचायतों में क्यों नहीं था? पंचायत में देखिए, पंचायत में हमारे लोगों ने काम किया ना। अच्छा, जो गलतियां हमारे से नगर पालिका में हुई थी, जो वोटर लिस्ट पे काम हुआ है पंचायत चुनाव में, उस पे काम हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस का फॉर्मेट कि भाई जहाँ पे आप लोग जीत जाते हैं वहाँ पे आप लोग अपनी मेहनत बोल देते हैं, और जहाँ पे आप लोग हार जाते हैं वहाँ पे EVM को दोष दे देते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो आज सबूत दे रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। बोलना बहुत ज़्यादा आसान है जी, कि वोट चोरी हो गई जी, इसलिए हम हार गए, इस राज्य में हार गए। दिखाया उन्होंने महाराष्ट्र में कितनी सीटें ऐसी हैं, दूसरे राज्यों की कितनी सीटें ऐसी हैं जहाँ लाखों वोट काट दिए जाते हैं और लाखों वोट जोड़ दिए जाते हैं। वो कैसे होता है? हम कह रहे हैं हमें पेन ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांग रहे थे, मगर हमें जो ये दी गई, उसके बाद रिसर्च के बाद जो चीज़ें निकल के आई, आपने देखा है ब्राज़ीलियन मॉडल है, वो हमारे यहाँ वोट कर चुकी है, उसके नाम से हमारे यहाँ वोट पड़ चुकी है। उसने तो किया नहीं किया, मगर किसने किया कोई पूछने वाला नहीं है। नाम पेरेंट्स के नाम या लोगों के नाम AFDFGH, ये कोई नाम, कई नाम ऐसे हैं। एक कमरा, उसके अंदर कई सौ लोग रह रहे हैं। गलती BLO की है या गलती वहाँ के जो प्रशासन है उसकी गलती नहीं है, उसको अपनी गलती माननी चाहिए ना। जी जी जी। या तो गलती नहीं है तो फिर दबाव है। ये तो पूरा प्लानिंग से की गई है। ये वोट चोरी का जो मुद्दा है राहुल जी ने बहुत अच्छे से समझाया, जो भी है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जो लोकल हमारी लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो कहीं ना कहीं असफल रही है इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने के लिए? और सिर्फ वोट चोरी ही नहीं, बल्कि हर एक मामले में आजकल देखा जा रहा है राहुल जी काफ़ी अटैकिंग मोड पे हैं, काफ़ी मुद्दों को लेके आ रहे हैं, अपनी बात सही सही रख रहे हैं, मतलब अपने पॉइंट को वो बिना किसी चीज़ के कि भाई मैं जज ना हो जाऊं या कुछ ना हो जाए, वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से या बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात को रख रहे हैं सबके सामने। लेकिन जहां हम देखते हैं अपने प्रदेश के नेताओं की, वो लोग क्यों इतने आई डोंट नो पैसिव मोड पे हैं या क्या है, कि वो लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो यूथ है या जो और भी लोग हैं गांव में, जो लोग हैं, उन तक वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम अगर बात करते हैं, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं करण महाराज जी, वो मेरे ख्याल से 3 साल के लगभग उनका कार्यकाल रहा है, 3.5 साल तक। वो आज तक डोईवाला में उनकी कोई बैठक नहीं हुई, डोईवाला में वो कभी आए नहीं है, या आपने उनको नहीं कभी आमंत्रित किया, या उन्होंने यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं समझा। जबकि डोईवाला में चेयरमैन उस वक्त हमारे कांग्रेस के थे, और जो है काफ़ी मतलब अच्छा, कांग्रेस के लिए एक अच्छा मुझे लगता है कि उस वक्त माहौल था। लेकिन अध्यक्ष जी ने कभी यहाँ आने की जो है सुध नहीं ली। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, नगर पालिका चुनाव में करण महाराज जी आए थे,
हम लोगों के बीच में, एक मेरे ख्याल से उद्घाटन। हाँ, कार्यक्रम में, और सब लोग वहाँ, पूरे डोयला कांग्रेस के लोग थे, उनको संबोधित भी किया था, सबसे बात भी करी थी। और क्योंकि जो करण महाराज जी का भी कार्यकाल रहा, 3 साल 7 महीने का कार्यकाल रहा, और उसमें हम लोगों ने कई आंदोलन किए। और डोईवाला, हम लोगों ने डोईवाला में भी, अगर डोईवाला की भी हम बात करें, ऋषिकेश की भी बात करें, यहाँ भी हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट एजिटेशंस किए हैं। चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे टाउनशिप का इशू था, उसके लिए हम लोगों ने कितनी सभाएं करी हैं, चाहे टोल का, डोईवाला टोल का मामला है, चाहे सरकारी अस्पताल का मामला है, सूर्यधार झील का मामला है, तो और गन्ना किसानों के इश्यूज को लेके तो हम लोग लड़ते ही रहते हैं। मैं खुद गन्ना किसान हूँ, वो लड़ते रहते हैं। देखा है। नहीं, हम देखिए, लेकिन कांग्रेस जी यहाँ नहीं आए। जो ये बोलते हैं ना कि कांग्रेस ये नहीं कर रही है, मेरा ये मानना है कांग्रेस है कौन? कांग्रेस व्यक्ति तो है, बिल्कुल। और करण महाराज जी, मैं आपको बताया, एक बार आ पाए, एक ही कार्यक्रम उनका हो पाया, कई बार हमारी बात भी हुई, मगर कई बार कार्यक्रम डिसाइड हुआ, उसके बाद कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में उनको जाना था, बड़ा राज्य है। लेकिन डोईवाला एक हॉट सीट थी जी, यहीं से जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चीफ मिनिस्टर थे, और एक हॉट सीट थी, यहाँ पे चेयरमैन थे कांग्रेस के। उनको, मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए था, उनसे संवाद रखना चाहिए था, जिससे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा यहाँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, परवादून डिस्ट्रिक्ट में कई बार आए हैं, ऋषिकेश आए हैं, दूसरी जगह आए हैं। अब एक अध्यक्ष के लिए हर जगह जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। अगर हम बोलें कि राहुल गांधी जी उत्तराखंड के हर ज़िले में आ जाएं, या हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाएं, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों होता है? बिल्कुल। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों है कि केंद्र में खड़गे जी आज, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज अध्यक्ष हैं, उनकी AICC की पूरी कमेटी है, वो इंचार्ज हैं हर स्टेट के, फिर इतने सारे स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स हैं, स्टेट कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, ब्लॉक कमेटी, नगर कमेटी। तो हम ही लोग राहुल गांधी हैं, और हम ही लोग करण महाराज थे, और आज हम ही लोग गणेश गोदियाल जी हैं। अगर लोगों को देखना है, तो अगर हम सोचें कि हमारे अध्यक्ष ही हर जगह पहुंचेंगे, तो फिर इस कमेटी का, इस सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता। आदरणीय राहुल गांधी जी की, आदरणीय खड़गे जी की, आदरणीय गणेश गोदियाल जी की आवाज़ हम लोगों को ही बनना होगा, ज़मीन पे हम लोगों को ही लड़ना होगा। इस बार मुझे लगता है, मैंने सुना है कि आपने इस बार कहा था कि जिलाध्यक्ष का मौका किसी और को मिलना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करना चाहते हैं। 2022 में भी मेरी तैयारी थी विधानसभा की, और इस बार भी मैं तैयारी कर ही रहा हूँ। और ये तो मैं कौन होता हूँ खैर तैयारी करना, ये जो डोईवाला क्षेत्र की जनता है ये तय करेगी कौन विधायक बनेगा। तो हम तो कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे संगठन को मैंने यही बोला था कि 2.5 साल मुझे हो चुके थे एक पद पे, और जहाँ मेरी उपयोगिता हो, अगर संगठन को लगता है मुझे एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहना है, या संगठन को लगता है कि मुझे एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करना है, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार था। और आज भी मैं अपने को कार्यकर्ता ही मानता हूँ। हमने आपकी लॉयल्टी और आपका हार्डवर्क देखा है, किस तरह से आप संगठन के लिए काम करते आए हैं, और पहले भी आपने संगठन में कई सारे पदों पर और कई सारी अलग अलग NSUI में और यूथ कांग्रेस में और कई जगह आपने काम किया है। और 2022 में जैसे आपका टिकट कटा, तो उसके बाद मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी से भी आपको ऑफर आए होंगे शायद। नहीं, जब टिकट जो चीज़ें, देखिए मेरा एक मानना है, जो वक्त बीत गया ना, उसके ऊपर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि और दूसरी पार्टीज ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश किया था। मुझे BJP से भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, आम आदमी पार्टी से भी मुझे कई लोगों ने कांटेक्ट किया था, और BJP पार्टी के कई बड़े लीडर्स ने भी मुझे कॉल किया था, ज्वाइन करने के लिए मुझे बोला था। तो मगर मेरा जवाब यही था कि आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। टिकट मिला, चला गया, मैंने कैंपेन किया, उसके बाद टिकट किसी और को मिल गया, हमने उनके लिए कैंपेन किया। हमारे लिए संगठन बड़ा है। देखिए, ये लड़ाई ना सिर्फ टिकट की नहीं है, हम सबको समझना होगा, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को समझना होगा, लड़ाई सिर्फ टिकट की नहीं है, ये स्वराज की लड़ाई है, ये सर्वोदय की लड़ाई है। हमें सर्वोदय के रास्ते पर चलना है, इस देश को, इस समाज को सर्वोदय के रास्ते पे लेके आना है, जहाँ सबका उदय हो। क्या आज इस देश में या इस उत्तराखंड में सबकी बात हो रही है? क्या आज जो हम अपने घर के अंदर सेफ फील करते हैं, क्या हम दूसरे प्रदेश में जाके वो सेफ फील कर पाते हैं? आप बताइए, क्या दूसरे प्रदेश का, यूपी बिहार का व्यक्ति जाके महाराष्ट्र मुंबई में सेफ फील कर पा रहा है? और जहाँ वो जॉब कर रहा है, उसकी मजबूरी है, वो वहाँ जॉब कर रहा है। इसमें आज उत्तराखंड में भी जो तराई पहाड़ की बात हो रही है, कहीं ना कहीं यही दोहराया जा रहा है ना। तो वही मेरा मानना है कि
सब एक हैं, सबको प्यार मोहब्बत से रहना है। मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ, हमारे नेता का ये संदेश है, आदरणीय राहुल गांधी जी का इसमें संदेश एक चीज़ है। मैं और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने बताया अपनी लॉयल्टी और स्वराज के बारे में, कि अगर इस बार भी आपको टिकट नहीं मिलता है तो तब भी आप कांग्रेस पार्टी में रहेंगे? मैं इफ कांग्रेस, नॉट, मैं तो चाहूंगा कि आपको मिले, मैं सिर्फ भाई पूछ रहा हूँ इफ देखो, नॉट। टिकट जो है ना, टिकट मिलना, चुनाव लड़ना एक पड़ाव है। जी ये जो हमारी राजनीति है, हमें, मैं ये तो बताता हूँ सब लोगों को, हमें अपनी राजनीति क्लियर करनी होगी जी कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम लोगों के साथ भाई दिक्कत पता है क्या है? जितने भी लोग हैं पॉलिटिक्स में, नहीं या कोई भी है, मैं हर जगह ये कहता हूँ, और मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जी। हम जो आज हैं, जो हम अभी हैं, उससे हम खुश नहीं हैं। जो हम अभी हैं उससे हम खुश नहीं हैं। हम कल कुछ और बनना चाहते हैं। तो वो तो महत्वाकांक्षाएं होती हैं हम इंसान कल की, वो कुछ तो और अच्छी बनना चीज़ है। चाहते हैं, बस उसकी दौड़ है, सिर्फ उसकी दौड़ है। जी। ठीक है, महत्वाकांक्षा जरूरी है, अति महत्वाकांक्षा ठीक नहीं हाँ, अति है। महत्वाकांक्षा। हमें पता होना चाहिए ना हमें करना क्या है। जी भाई हम अगर संगठन में हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है, मुख्य मकसद क्या है? लोगों के जीवन में बदलाव लाना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना, असल मुद्दों की लड़ाई लड़नी, वो हमारा काम है। चुनाव एक पड़ाव है, ठीक है, ये आता जाता रहता है। मैं मानता हूँ डोयला विधायक भाई एक ही तो बनेगा ना, बिल्कुल। कांग्रेस से भी किसी एक को टिकट मिलेगा। और जिम मेरे जितने बड़े भाई, छोटे भाई जो भी तैयारी कर रहे होंगे, सब तैयारी करनी चाहिए, जिसको संगठन मौका देगा। और आप मुझे अभी टेस्ट कर रहे हैं, मेरा टेस्ट तो 2022 में हो चुका है। अगर मेरी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता जिसको इतनी मेहनत करने के बाद टिकट दिया जाता, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो टिकट है वो ऐसे नहीं मिलता है। बिल्कुल। सेंटर के इंचार्जेस होते हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, सेक्रेटरी इंचार्ज, वो आपका काम देख रहे हैं। फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग मेंबर्स हैं, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, उसके मेंबर्स हैं। तो पीसी से नाम होके सीधा सीईसी तक जाता है। फिर सीडब्ल्यूसी में इस पर चर्चा की जाती है, ठीक है, सीईसी में इस पर चर्चा होती है, तब जाके कोई नाम ये डिसाइड होता है कि यहाँ से कौन विधायक लड़ेगा। उस प्रोसेस के में आने के बाद और टिकट मिलने के बाद और 2 दिन प्रचार करने के बाद पार्टी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया, ठीक है। और अगर मेरे अलावा कोई और होता, मुझे नहीं लगता कि वो उसको कैसे झेलता, क्योंकि बुरा मुझे भी लगा। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे बुरा नहीं लगा तो भाई फिर तो मैं मानव नहीं हूँ ना, फिर तो मैं पता नहीं क्या हूँ, भगवान हो गया फिर तो मैं। ठीक है, तो मुझे भी बुरा लगा, मेरे आसपास के लोगों को बुरा लगा, मेरे परिवार को बुरा लगा, मेरी मदर को पैनिक अटैक आया, मेरे फादर को कई दिन तक झटका लगा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। तो ये तो किसी ने आके नहीं देखा, ये किसी सीनियर लीडर्स ने आके नहीं देखा। मगर मेरी लॉयल्टी थी, मैं संगठन से जुड़ा हूँ और संगठन से दिल से जुड़ा हूँ। मेरे लिए अगर कांग्रेस में कोई आखिरी व्यक्ति बचेगा तो वो मैं होऊंगा, अगर मुझे लड़ाई लड़नी है लोगों की। और हमारा काम है लोगों की लड़ाई लड़नी, जो असली जो आखिरी पंक्ति पे जो व्यक्ति है, किसी ग्राम सभा में या कहीं क्षेत्र में कोई आखिरी पंक्ति पे कोई व्यक्ति बैठा है, अगर उसकी आवाज़ बनना है तो वो हमें बनना है, उसकी लड़ाई हमें लड़नी है। तो ये कांग्रेस है। अगर आप इस बार विधानसभा का आपको तैयारी कर रहे हैं, तो जो नौजवान तबका है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही हमारा फ्यूचर है, और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ऐसे नेताओं को जो कनेक्ट करते हैं सीधा न्यू जनरेशन के साथ, नौजवान लोगों के साथ, यंग जनरेशन के साथ। तो आप किस तरह से, कौन कौन से मुद्दों को लेकर के आप जाना चाहते हैं नौजवान लोगों के पास, या आपको क्या कहना है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो यूथ है उसके लिए तो मेरा यही है कि देखिए, इश्यूज देखिए। पहले तो जो वोट है ना, ये वोट की पॉलिटिक्स क्या है, ये लोगों के इमोशन को टच कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे सामने है, बीजेपी, आरएसएस है, ये हमारे इमोशन को टच कर रहे हैं। देश का संविधान ये कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सबकी हिफाजत करेगी, सरकार को सबके लिए काम करना होगा। सरकार के लिए कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, सरकार के लिए वो भारत के लोग हैं। सरकार को सबका काम करना है, सबका विकास करना है। मगर जो राजनीति आज देश की हो रही है, जो दूसरी ओर चल पड़ी है, जो लोगों को तोड़ने की पॉलिटिक्स हो रही है। मगर आज का जो यूथ से जब मैं मिलता हूँ, जब आप जैसे साथियों से मैं मिलता हूँ जिनके अंदर एक ऊर्जा है और कुछ करना चाहते हैं, और जो ये सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहते। एक और चीज़, आज का जो यूथ है वो उसके हाथ में कंप्यूटर है जी, उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
तो आज जो भी चीज़ परोसी जा रही है, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया, तो सबसे पहले तो ये कहूँगा जो ये मीडिया चैनल्स चल रहे हैं जो छोटी छोटी खिड़कियों में या 15 लोग बैठ जाते हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनकी बात नहीं मानिए। आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसमें रिसर्च कीजिए, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनाई है, आपके पास बहुत कुछ है, उस पर चेक कीजिए और तब वो मानिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिलीव मत कीजिए, जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। और यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, यूथ के हाथ में सबसे बड़ी पावर है। 2014 का भी जो चुनाव था उसमें फर्स्ट टाइम वोटर ही था जिसने सरकार बदल दी थी जी। फर्स्ट टाइम वोटर था वो। और मगर हमें हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए, कांग्रेस की भी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ से हम लोग इंटरेक्शन करें। मुझे याद है जब मैं एनएसयूआई में नेशनल जनरल सेक्रेटरी था 2010 के आसपास, तो तब राहुल गांधी जी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज थे। तो राहुल जी के साथ हम यूथ का इंटरेक्शन प्रोग्राम रखते थे। कई स्टेट्स में मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ किए हैं प्रोग्राम, तिरुपति में गया, बिलासपुर, आगरा, अलग अलग स्टेट में हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जिसमें सिर्फ यूथ के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी का इंटरेक्शन होता था। उसमें कोई पॉलिटिकल राजनीति की बातें नहीं होती थी कि सीएम कौन बनेगा और पीएम कौन बनेगा। उसमें यूथ अपनी दिल की बात करता था, राहुल गांधी जवाब देते थे। और आज भी आप देख सकते हैं राहुल जी को यूथ से इंटरेक्ट करते थे। तो हमें अपने आदरणीय नेता से भी सीखना पड़ेगा, राहुल गांधी जी से, कि यूथ के साथ हम लोगों को इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। हम भले ही हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं उन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये बात उन्हीं की कर रहे हैं। मगर उनके साथ अगर इंटरेक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जी जी, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटी छोटी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं हम लोगों को करने की ज़रूरत है। बीच में हम लोगों ने शुरू किया था, और जैसा कि आपने पूछा था कि अब जो मेरा कार्यकाल है उसमें इस तरीके के कार्यक्रम और क्रिएटिव प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। क्रिएटिव प्रोग्राम जो लोग इस भारत को चला रहे हैं, जो लोग उत्तराखंड को चला रहे हैं, उनके साथ हमें बैठना पड़ेगा। अगर वो ज़मीन पे बैठे हैं तो हमें भी ज़मीन पे बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो ज़मीन पे बैठे हैं और हम सोफे में बैठे हैं। इतना हम लोगों को अपनी राजनीति उनके साथ लानी पड़ेगी। इसी को देखते हुए हम लोग, मैं, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं राजेश पांडे जी, हम लोग ग्राम यात्राएं करते हैं। और उनका मकसद भी यही होता है कि हम गांव में जाएं और लोगों से मिलें, लोगों की बात सुनें, ना कि अपने मन की बात उनको कहें। उनकी बात सुनें, उनके साथ ज़मीन पे बैठें और देखें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। वहाँ देखें हमारे हल्द्वाड़ी, लड़वाकोट में कि वहाँ के बच्चे आज भी 16-16 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो रात को गांव में हम लोग रुके हैं, उन बच्चों के साथ 10-10 किलोमीटर पैदल यात्राएं हम लोगों ने करी हैं। जब जोंक उनके पैरों में चिपक जाती है, वही जोंक जब हमारे पैरों में चिपकी, हमारा खून चूसा उस जोंक ने, तो हमें पता चला कि उन बच्चों का कितना दर्द होता है जब सर्दी के समय में वो जब पैदल चल के जाते हैं। तो हमें लोगों के बीच में उतरना ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर हम सोचें कि लोग हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, लोग हमें उनकी तकलीफ़ों को, तभी हम तकलीफ़ों के लिए काम कर सकते हैं, इश्यूज़ पे काम कर सकते हैं, जब हम खुद उनका एहसास करेंगे। तभी हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया था जब हम ग्राम यात्राएं हम लोग करते थे और अभी भी करते हैं, कि हम शर्मिंदा हैं जी। एक कार्यक्रम हमने चलाया, हम शर्मिंदा हैं, उसमें हमने खुद को भी उसमें रखा है। उस जो ये टैगलाइन है, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 25 साल हो गए, सरकार कांग्रेस की भी रही 10 साल, 15 साल ये बीजेपी की सरकार को होने जा रहे हैं, मगर आज भी हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए अपने लोगों को। और यही सिर्फ राजधानी के आसपास की ही मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, 15, 20, 30 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ आज भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो आज भी सर पे बर्तन लेकर एक सुबह उठ के 5 बजे 1 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं, पानी भरते हैं, पानी लेके आते हैं, घर पे रखते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर आते हैं, फिर पानी का बर्तन लेके जाते हैं, फिर पानी भरने जाते हैं, फिर गाय का देख रेख करते हैं। मतलब हमने उनको सुविधाएं नहीं दी हैं, तो उनको पलायन करना पड़ रहा है। और बहुत बड़ी समस्या है, आज पूरा का पूरा पहाड़ खाली हो रहा है हमारा भाई जी। आज पूरा पहाड़ खाली हो रहा है, सब लोग नीचे देहरादून या हल्द्वानी में इतनी जगह क्या बचेगी। और जो हम लोग नीचे आ रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, हम लोग नीचे आ रहे हैं, ऊपर से हमारे यूथ या परिवार नीचे आ रहे हैं,
मगर जो यहाँ जगह कैसे बनेगी, यहाँ जो खेती है, यहाँ की जो जंगल है, देखिए जंगल कटे तो खेती बनी, इतने खेत कहाँ से हैं, ये पहले जंगल ही था। बिल्कुल, जंगल कटे तो खेती बनी। अब जो खेत हैं उसमें प्लॉटिंग हो रही है, और धीरे धीरे प्लॉटिंग होते होते वो खेत भी हमारे बीच। आज हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है, जो धड़कन है इस डोईवाला क्षेत्र की, ये शुगर फैक्ट्री लाइफ लाइन है। आज वो शुगर फैक्ट्री बंद होने के कगार पे। गन्ना किसानों को पेमेंट समय पे नहीं मिल रहा है। उनको अभी 21 तारीख को शुरू होने जा रहा है ना पेराई सत्र, हम 21 तारीख को शुरू होगा, पर्ची हम लोगों को मिलेगी, उसमें 0 लिखा होगा, हमें पता ही नहीं हमारा रेट क्या है, गन्ने का रेट क्या है। एक आम परचून की दुकान पे आप जाएंगे, उनको बोलेंगे एक पार्ले जी का बिस्किट दे दो, तो वो आपको बिस्किट देगा, उसमें 10 रुपये लिखे होंगे, आप उसको 10 रुपये दे देंगे, दे रहे ना। मगर किसान को तो पता ही नहीं, वो अपनी फसल दे रहा है, उसको यही नहीं पता कि सरकार देगी क्या। मतलब कितना दुर्भाग्य है हमारा कि आज भी किसान को ये नहीं पता है कि उसको फसल का रेट क्या मिलेगा। हर साल हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, पेराई सत्र के दिन अंदर पूजा होती है, हम लोग बाहर धरने पे बैठे होते हैं। तो ये स्थिति इस प्रदेश की है। इन सब के लिए असर यूथ को भी पड़ रहा है। वहाँ यूथ की हमने बात करी ना, एक किसान है, अगर उसको अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है तो उसके पास कोई चारा नहीं बचाता, उसको अपना खेत बेचना पड़ेगा, मजबूरी है। देखिए कोई अपना खेत बेचना नहीं चाहता। बच्ची की शादी करनी है तो उसके लिए अपना खेत बेचना पड़ेगा, कहाँ से लाएगा वो पैसा। डोईवाला का किसान पे अगर 1 बीघा जमीन है, वैसे तो आप बोलेंगे वो करोड़पति है, मगर उसके हाथ में लिक्विड तो नहीं है ना। बिल्कुल। उस करोड़ की ज़मीन पे वो गन्ना लगा रहा है जिसका मूल्य उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, या गेहूं धान लगा रहा है जिसका मूल्य उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे हमारी खेती ख़त्म हो रही है। ये बहुत खतरनाक दिशा में इस प्रदेश जा रहा है कि हमारी खेती ख़त्म होती जा रही है, हमारा यूथ पलायन कर रहा है। और फिर बातें, मगर जब विधानसभा में बातें हो रही हैं दूसरी बात जो होनी चाहिए असल इश्यूज में, वो बातें होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहला एक काम क्या करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं लोगों के मन की बात सुनना चाहूँगा, कुछ समय तो मैं उसमें निकालूंगा। अच्छा, कम से कम 1 महीना तो मैं पूरा अपने मन की, मोदी जी की तरह अपने मन की नहीं कहेंगे, लोगों की मन की, लोगों के मन की। देखिए हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की है जी, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, वहाँ लोगों के मन की बात सुनी हमने, तो वहाँ लोगों से सीखने गए। तो पहले डोईवाला की जनता से मैं इंटरेक्ट करूँगा, उनके बीच में जाऊँगा। देखिए ज़्यादातर हमें पता है कि इशूज़ क्या हैं, हमें पता है बड़े इशूज़ क्या हैं, किसानों का इशू क्या है, गन्ने का इशू है, उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन पे, एजुकेशन और हेल्थ पे हमें बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अगर मुझे मौका मिलता है और सरकार अगर कांग्रेस की बनती है, यहाँ जो दिख भी रहा है हम लोगों को कि जनता चेंज चाह रही है, इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो एक तो हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत बेकार है। हम लोग देखिए हाईवे पे हमारे पास सरकारी अस्पताल है, पुराना हाईवे ही रहा है जिस पे सरकारी अस्पताल है डोईवाला का। वहाँ आज भी हम हर साल बोलते हैं 100 बेड का अस्पताल बन जाएगा, ये हो जाएगा, और कुछ नहीं उसमें हो रहा है। बीच में वो रेफर सेंटर बन के रह गया था। आज भी वहाँ पेशेंट आते हैं तो हिमालयन हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो हेल्थ पे और एजुकेशन पे 2 चीज़ मेरा फोकस रहेगा कि हेल्थ, एजुकेशन, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। कि जितना ज़्यादा हम बाहर की कंपनीज़ को यहाँ ला सकते हैं और अपने जो यूथ हैं उनके लिए हम इंटरेक्शन प्रोग्राम रखें, उनकी काउंसलिंग हम लोग करेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज क्या है, एक बच्चा है, वो ग्रेजुएशन में आता है तो उसको लगता है कि मेरा दोस्त बीटेक कर रहा है तो चलो मैं भी बीटेक कर लेता हूँ, वो लॉ कर रहा है तो चलो मैं भी लॉ कर लेता हूँ। उसको जब स्कूल में है उसको क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या पढ़ना है। और आज जो 21वीं सदी जो ये चल रही है, आज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में डिग्री ना हो, ठीक है आप डिग्री ले लो, मगर आपके हाथ में स्किल चाहिए, स्किल होनी चाहिए। आपके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज सबसे ज़्यादा, अगर हमें मौका मिलेगा तो हमारी कोशिश रहेगी स्किल डेवलपमेंट। ITI यहाँ थी, वो बंद कर दी गई, ठीक है। ये दूसरा इंस्टीट्यूट लाया गया, प्लास्टिक इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मैं गया, वो भी अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, लोग जुड़ रहे हैं, मगर ITI की ज़रूरत है, आपको स्किल सीखने की ज़रूरत है। तो आप 3 मुद्दों पे काम करना चाहेंगे, सबसे पहले हेल्थ पे और एजुकेशन पे और स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। वही जी भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश की यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, मेरे ख्याल से 3500 किलोमीटर की वो जो यात्रा थी,
उसका आपका एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर शायद उसी से सीख लेकर के, उसी से इंस्पायर होकर के कर्ण महाराज जी ने भी उत्तराखंड में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का आयोजन किया था, उसमें भी आप भागीदार रहे हैं। तो दोनों यात्राओं में किस तरह से आपका एक्सपीरियंसेस रहा और क्या आपको देखने को मिला भारत में, और उसके बाद उत्तराखंड में क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली जब आपने वो यात्रा की? आप ये देखिए कि यात्राओं का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है इस भारत देश में भी, चाहे दांडी यात्रा हुई हो, चाहे गांधी जी ने और बड़ी यात्राएं करी हैं, और उसी से देखते हुए दूसरे देशों में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी यात्राएं की गई हैं। तो जब ये भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान हुआ कि ऐसी कोई यात्रा होनी है, तो मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हमें मौका मिलेगा। मगर जब हम लोगों का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इंटरव्यू लिया गया, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा हम लोगों का इंटरव्यू हुआ, और उसमें पूरे देश से करीब 119 लोग चयन हुए थे जो पहले दिन से आखिरी दिन तक उस यात्रा में साथ रहेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी के। तो कन्याकुमारी हम लोग पहुंचे थे, और कन्याकुमारी से हम लोगों ने चलना शुरू किया था, भारत के एक छोर से बिल्कुल। तो कई लोगों से हम लोग मिले इस यात्रा के दौरान। रोज़ 25 किलोमीटर पैदल हम लोग चलते थे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम ये यात्रा का मकसद ये नहीं था कि हम कुछ बताने जा रहे हैं, और ये कोई पॉलिटिकल यात्रा भी नहीं थी, इसको हम राजनीतिक यात्रा भी नहीं बनाई थी हमने। और इसका मकसद था कि हम लोगों को सुने, भारत के लोगों से मुलाकात करने हम लोग जा रहे हैं, उनको देखने जा रहे हैं, उनकी पीड़ा महसूस करने जा रहे हैं। तो हम लोग चलते थे, तो साउथ में हम लोग काफ़ी पैदल चले, भरी गर्मी में स्किन हम लोगों की जल गई थी। हम रहे कर्नाटक में, भारी बरसात में हम लोग चले। फिर जैसे नॉर्थ की ओर आए तो सर्दी बहुत थी, उसमें हम लोग चले। और कभी हम चाय की दुकान पे बैठ जाते थे, वहाँ चर्चा करते थे लोकल इश्यूज़ में। हमने देखा कि साउथ में इशू बेस हैं लोग, वहाँ जो देश में चल रहा है या जो गोदी मीडिया दिखा रही है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिखा रही है, उसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। उनका था कि जो हमारा अभी का क्या इशू है। हम देख रहे थे कि सुबह हम लोग 5 बजे निकलें तो किसान भी हमारे साथ सड़कों पर निकल के अपने काम के लिए जा रहे हैं। उनसे लोकल इश्यूज़ पे हम लोग चर्चाएं करते थे, नेशनल इश्यूज़ पे हम लोग चर्चाएं करते थे। और इस यात्रा पे आपने देखा होगा कि ये बहुत चला कि राहुल जी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं जी। भरी सर्दी में हम लोग तो जैकेट, अंदर इनर, कैप, मफलर हम लोग लगा के चल रहे थे, और राहुल जी टी शर्ट में चल रहे थे। तो इसमें भी हमारी राहुल जी से चर्चा हुई थी कि तो उन्होंने हमें बताया था कि जब वो यात्रा में चल रहे थे तो उन्होंने भी कई यात्रा में देखा कि देखिए बच्चे हैं जो फटे कपड़ों में हमारे वहाँ बैठे हैं, जिनके पास सर्दी है, सर्दी में उनके पास ओढ़ने के लिए एक चादर तक नहीं है। तो वो एहसास करने के लिए, उन लोगों का सिर्फ एहसास करने के लिए राहुल जी टी शर्ट में चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनको सर्दी नहीं लग रही होगी, आपको क्या लगता है? वो भी तो इंसान ही है ना हमारी तरह, मगर वो एहसास करने के लिए। और जब नॉर्थ इंडिया में हम लोग आए तो करीब सुबह 5, साढ़े 5 बजे हम लोग ग्राउंड पे होते थे। कोहरा होता था, फॉग, जहाँ एक दूसरे को भी हम लोग नहीं देख पाते थे। कुछ 1 आध घंटे तक तो ऐसी स्थिति रहती थी। तो आदरणीय राहुल जी से हमारी 1-2 बार बात भी हुई। हमने उनको बोला कि हमने बोला सर आप इसको 1 घंटा आगे बढ़ाइए टाइम, क्योंकि इतनी सर्दी में हम लोग सड़क पे चलेंगे तो कैसे, ठीक नहीं है, सर्दी बहुत है। तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि सुबह उठ के किसान भी चलता है ना, किसान भी तो 5, साढ़े 5 बजे उठ के अपने गांव खेतों में जा रहा है, मजदूर भी अपने काम के लिए निकल रहा है, अगर उसका काम है तो अगर वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम यही तो एहसास करने के लिए चल रहे हैं। ये यात्रा का मकसद ही ये था कि आप उस भारत के आखिरी नागरिक का जो संघर्ष है उसका एहसास हम लोगों को हो कि कितना संघर्ष वो करता है, कैसे वो अपना जीवन जीता है। तो इस यात्रा मेरे लिए तो ये यात्रा जो थी ना, ये राजनीतिक यात्रा तो थी नहीं, ये लोगों से मिलने के लिए थी, और एक ये आध्यात्मिक यात्रा थी। और क्योंकि हमें लगता है कि जो पहले दिन हमने यात्रा शुरू करी थी, जो पहला कदम हमने कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर बढ़ाया था, और जब हम लोग पहले दिन यहाँ से चले कन्याकुमारी से, और जब हम कश्मीर पहुँचे तो वो व्यक्ति नहीं था, कोई भी। बदलाव ज़रूर आया, सबके जीवन में बदलाव आया। हमें रास्ते में एक संत भी मिले थे मध्य प्रदेश में मुझे, तो ऐसी उनसे बैठी हुई चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जो आप पहले दिन रहोगे वो लास्ट दिन नहीं रहोगे। जो ये सूरज है ना, तपता सूरज, ये आपके सारे अहंकार को जला देगा।
ये यात्रा की ताकत है। यात्राओं की बहुत ताकत है, हम सोच नहीं सकते कि तभी मुझे पहले से भी हम लोग जा रहे थे, जैसे हम ग्राम यात्राएं करते हैं, उसकी प्रेरणा मुझे उससे भी मिली कि हमें ग्राम यात्राएं करनी चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। और दूसरा, आपने जो इस यात्रा की बात करी जो उत्तराखंड में हम लोगों ने करी, ये 4000 किलोमीटर की तो नहीं थी, ये वो उसमें हमें 4.5 महीने लगे थे। इसमें हम हरिद्वार से केदारनाथ जी तक हम लोग चले, तो 10 दिन हम लोगों को लगे। मगर ये भी आसान नहीं थी क्योंकि पूरा पर्वतीय क्षेत्र था। रास्ते में जब गुप्तकाशी हम लोग पहुँचे तो भारी बरसात में हम लोग चले, और जब सीतापुर तक हम लोग पहुँचे, जहाँ से थोड़ी आगे से फिर केदारनाथ जी के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है, उस दिन वहाँ बड़ी आपदा आई, कुछ लोगों की डेथ भी हुई, तो यात्रा हम पूरी नहीं कर पाए थे। तो फिर हम रिटर्न हम लोगों को देहरादून आना पड़ा था। जी, सुनने में आता है कि उस वक्त काफ़ी सोशल मीडिया पे भी बात चली कि उस यात्रा में गणेश गोदियाल जी और करण महाराज जी के बीच में कुछ क्लैश हुआ। आप एक चीज़ देखिए, इस तरह से काफ़ी सारी न्यूज़ आई। ये मीडिया को चटपटी खबरें चाहिए। अच्छा, चटपटी खबरें चाहिए होती हैं उनको। यहाँ क्या है, जब दो इंसान होंगे, आप और हम हैं, हमारे बीच भी कई चीज़ों को देखिए, जब हम तर्क करते हैं ना, असहमति हो सकती है। जब हम तर्क करते हैं, असहमति सबकी होती है और वो होनी भी चाहिए कई चीज़ों में। हम राहुल जी के साथ कितनी बार जब हम NSUI में थे, हम तर्क करते थे, मतलब नहीं सर ऐसे होना चाहिए, वो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए। तो जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, देखिए ये कोई BJP RSS नहीं है जहाँ आपको एक डंडा दिखा दिया गया, छड़ी दिखा दी गई कि भैया ऐसे बोलना है, ऊपर से एक आवाज़ आई वो नीचे तक जाएगी। BJP का मतलब है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, कि ऊपर एक व्यक्ति बैठा है दिल्ली में शीर्ष पद पर और वो तय कर रहा है कि किसी सुदूर गांव के ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा। और दूसरा, कांग्रेस की राजनीति है विकेंद्रीयकरण की, डिसेंट्रलाइजेशन की, कि अगर आप कुछ भी योजना लेके आते हैं, कुछ भी कार्य लेके आते हैं, तो उस स्टेक होल्डर से पूछें, उस गांव के व्यक्ति से पूछें जो उसके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो आपने ये देखा होगा, अभी हमारे सामने एग्जाम्पल था टाउनशिप का माजरी में। सरकार योजना ले आए कि लोगों से ज़मीन लेंगे, यहाँ टाउनशिप खड़ी करेंगे। किसी से पूछा गया था? हमारी मांग यही तो थी किसानों की, हम सब की, कि हमसे पूछो तो भाई, हमारी आप लोग ज़मीनें ले रहे हो, आप हमसे नहीं पूछ रहे हो। तो ये BJP की गवर्नमेंट है। तो यही आप करण महाराज जी और गोदियाल जी की बात कर रहे हैं, असहमति सबकी हो सकती है, मगर सब एकजुट होकर, आपने देखा परसों पूरा उत्तराखंड सड़कों पर था, पूरे प्रदेश से, गढ़वाल कुमाऊं से हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर थे। आदरणीय गोदियाल जी, आदरणीय करण महाराज जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी, आदरणीय हरक सिंह रावत जी, आदरणीय हरीश रावत जी, सब लोग एक मंच पे थे और सब ने एक आवाज़ से सबको बोला है कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लोगों के लिए, उत्तराखंड की जन के लिए सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा मोहित जी आपसे बात करके, और कई सारे पहलुओं पे आपसे बात हुई, कई सारी मुद्दों पे नहीं भी हो सकी, लेकिन जो मेन मुद्दे थे उनसे आपसे बात हुई। आपने काफ़ी जो है विवेकी के साथ, काफ़ी ईमानदारी के साथ आपने जवाब दिया। और मैंने आपको देखा है कई सारे मामलों में, सोशल एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे आप सवाल उठाते हैं सरकारों से और जो है लोगों के हक़ के लिए बात करते हैं, आप वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार जो है शायरी के साथ भी, शायराना अंदाज़ के साथ भी आप वहाँ पे पेश आते हैं। तो क्या हम इस पॉडकास्ट को आज एक शायरी के साथ या किसी शेर के साथ या कुछ अशार आपको याद हो तो उसके साथ ख़त्म कर सकते हैं? भाई अब मैं कोई इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ, हाँ, मगर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आज दिल्ली की सत्ता में लोग बैठे हैं जी, उन तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि जो आज वो देश में देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, उन तक, उस व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुँचे जो सबसे बड़ी गद्दी तक बैठा है जी। कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सबका है, जो उसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैफ रज़ाक है और आज से मैंने एक नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया है द कैफ शो के नाम से। और आज ही हमने पहला पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट थे माननीय मोहित उनियाल जी, जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और आज काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। कैसा लगा है मोहित भाई आपको? बहुत अच्छा लगा कैफ भाई, आपके साथ बात करके, इंटरेक्ट करके, और हमेशा जब युवाओं के साथ इंटरेक्शन होता है तो एक ऊर्जा हम लोगों को भी मिलती है।
तो अच्छा रहा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पॉडकास्ट आपने स्टार्ट किया है और सबसे मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि कैफ शो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। Thank you. थैंक यू सो मच।